प्यारे बच्चों, आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है सोना। यह कहानी उनकी पुस्तक मेरा परिवार से ली गई है। इसमें लेखिका महादेवी वर्मा ने एक हिरणी के बच्चे का बड़ा मार्मिक शब्द चित्र खींचा है तथा जानवरों के प्रति प्रेम भाव को जागृत किया है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी सोना। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र वसुनाथ की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत अधिक स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूं कि सघन जंगल संबद्ध रहने के कारण अब उसके और बड़े हो जाने की वजह से उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती हूं जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है कि आपके यहां उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था पार नहीं कर पाई थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छेदार गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह, पानीदार आंखें, देखती तो लगता अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान और सुडौल पतली टांगे थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि उसके सुनहरे वर्ण के कारण सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। सोना को एक बालिका मरणासन्न अवस्था में मेरे पास ले आई थी। शावक अवांछित था और उसके बचने की कोई आशा भी न थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अब उसके लिए दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। उसका मुंह इतना छोटा था, उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। धीरे धीरे सोना ने दूध पीना और बोतल को पहचानना सीख लिया। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आकर बैठती और सुबह होते ही बाहर निकल जाती। उसका दिन भर का कार्यक्रम निश्चित था। शुरू में विद्यालय के छात्रावास की छात्राएं उसके लिए कौतूहल का विषय बनी, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी प्रिय साथिन बन गई, जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके पास खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती। यह सर्कस के जैसा खेल घंटों चलता। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर या सामने या पीछे से छलांग लगाती। भीतर आने पर वह पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर मेरी साड़ी का छोर अपने मुंह में भर लेती और कभी मेरी चोटी को ही चबा लेती। डांटने पर अपनी गोल गोल चकित आंखों में जिज्ञासा भरकर ऐसे देखती कि हंसी आ जाती। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है तथा स्नेह और क्रोध की मुद्रा से परिचित होता है, लेकिन हिरन यह अंतर नहीं जानता। अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। वह केवल स्नेह पहचानता है, जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं होती हैं। मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत वसंत और कुतिया फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने
थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य भाव स्थापित कर लिया। वर्ष भर बीत जाने पर सोना हिरण शावक से हिरणी में परिवर्तित हो गई। उसके शरीर के पीताभ ताम्रवर्णी हो गए, टांगे अधिक सुडौल और खुरों में कालेपन की चमक आने लगी। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। परंतु सबसे अधिक विशेषता उसकी आंखों में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक ऐसे लगते मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत की चमक हो। इसी बीच फ्लोरा ने एकांत कोठरी में 4 बच्चों को जन्म दिया। एक दिन फ्लोरा बाहर गई थी तो सोना उस कोठरी में जाकर निश्चिंत होकर लेट गई। पिल्ले आंखें बंद होने के कारण ची ची करके सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेटना सम्मिलित हो गया। फ्लोरा भी सोना के संरक्षण में पिल्लों को छोड़कर बाहर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं आश्वस्त नहीं रह पाती। पालतू जीवों में मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह पाती थी। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण मेरा बद्रीनाथ की यात्रा में सारा ग्रीष्मावकाश बीत गया। जुलाई में लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी हुई, तब बिछुड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत ने मेरे चारों ओर परिक्रमा करके मेरा स्वागत किया। मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। पूछने पर माली की आंखें भर आई और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग मेरे आने से ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, लेकिन माली की भावुकता ने उसे बिना बोले ही दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे में और फ्लोरा तथा मेरे अभाव में सोना इतना अस्थिर हो गई कि इधर उधर कुछ खोजती सी प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरणी को पालने वाले कम थे, परंतु खाद्य और स्वाद प्राप्त करने वालों का बाहुल्य था। इसलिए माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन अस्थिरता में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहरे रेशम की गठरी जैसे शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हो गया। यह सब सुनकर मैंने ठान लिया था कि अब कभी हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरण पालना पड़ रहा है।